तो चलिए इसको हम प्रूव करके देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट है भाई उसको हम पढ़ेंगे, उसको कदा भी हम छोड़ नहीं सकते, ये निश्चित तौर पर हम पहले ही बता दिए हैं। अब इसके बाद हमारा जो नंबर है वो पढ़ने का है परिपथ। ठीक है, हम एक एक करके समझते हैं परिपथों को कि परिपथ में कौन कौन से परिपथ पढ़ने हैं। कि आप देखे होंगे अपने गाँव में 11,000 वोल्टेज का जो है करंट लगा रहता है लाइन, उसी पे एक ठो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, तो वह 11,000 वोल्टेज भी एसी है। और आपके घर में जो आता है 220 वोल्ट वो भी एसी है। तो 11,000 वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट, और आपके घरों के जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है उसके लिए वो अनुरूप होता है, उसके अनुरूप होता है, यानी उसके लिए सामान्य चीज है। ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है, दक्षता का मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, उसको समझने के लिए आप ईटा बराबर आउटपुट शक्ति अपान में इनपुट शक्ति रखेंगे। यहाँ पर अगर सेकेंडरी अपान में प्राइमरी रख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए VS IS अपान में BP IP हो जाएगा ईटा का वैल्यू। ठीक है, अजय नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आपका इस नए ताजा तरीन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं, जिस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा के बचे हुए शेष भाग को, साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस चैप्टर को पूरी तरीके से हम लोग समाप्त करने वाले हैं। जितने भी इसके रिलेटेड टॉपिक, रिलेवेंट टॉपिक है, उन सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। और आप इस समय और ऐसे समय में वन शॉट देख रहे हैं जो समय आपके शॉर्ट टाइम रिवीजन का है। तो ये जितने भी वन शॉट दिए जा रहे हैं आपको इस नजरिए से दिए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके। हम एक चैप्टर को बहुत बड़े तरीके से भी पढ़ा सकते हैं और उसको छोटे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो हमारा प्रयास है कि जितना कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर पाएं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। और इस जर्नी में सबसे पहले जो हम बचा यानी औसत मान तक हम पढ़ लिए थे, यानी अब हम इसमें पढ़ेंगे IRMS अर्थात वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं रूट स्क्वायर मीन वैल्यू। तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, और उसके बाद हम सर्किट को पढ़ेंगे और अपने सारे टॉपिक्स को यहीं पर समाप्त करेंगे। फिलहाल सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, आप देखिए। सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है क्या भाई, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है ना, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, IRMS से रिप्रेजेंट करते हैं, IRMS से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, IRMS से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर सोचेंगे सर ये क्या है, वर्ग माध्य मूल मान क्या है, इस पर थोड़ा सा समझिएगा। यानी कोई भी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर कर देना है और उसका क्या निकाल लेना है, वर्गमूल निकाल लेना है, तो वर्ग माध्य मूल मान मिल जाएगा। जैसे आपने क्या कहा कि मान लीजिए आपके पास में कोई 3 है, तो 3 का आपने वर्ग कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 3RMS हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आ रही हो तो क्लियर कट तरीके से बताइएगा कि यस सर आ रही है, क्यों नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका 3RMS। तो उसी तरीके से आपने औसत धारा पढ़ा है, औसत धारा जिसको हमने क्या बोला है, आई एवरेज बोला है। क्या है, आई एवरेज बोला है। तो आई एवरेज का स्क्वायर करके आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, IRMS निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, IRMS निकल जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी जो IRMS का मतलब होता है वो क्या होता है, IRMS का मतलब क्या होता है, या मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए प्रत्यावर्ती धारा के मान के वर्ग के माध्य मान के वर्गमूल को ही उसका वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, इसे IRMS, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, RMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहां देखिए I का मतलब तो धारा होता है, R का मतलब होता है क्या, रूट, M से क्या होता है जी, मीन, ठीक है, S से क्या होता है, स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। तो IRMS का मतलब क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर, यानी इसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बात समझ में आ गया? तो इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास I आया है, यानी I प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है, जो कल हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लिखा था। तो इसका क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर करिए और इसको अंडर रूट में ले लीजिए। इसका क्या करिए, इसका स्क्वायर करिए और इसको ले लीजिए किसमें जी, अंडर रूट में। तो ये क्या हो जाएगा,
IRMS के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? IRMS के बराबर हो जाएगा। क्लियर बात है? यस सर, क्लियर बात है, क्यों नहीं क्लियर होगा? ठीक है, ये चीज हो गया। अब जो है इस वैल्यू को हम प्रूफ करके लाते हैं कि ये वैल्यू प्रूफ करके आती कैसे है, या इसका जो है एग्जैक्ट IRMS का वैल्यू क्या है। IRMS का वैल्यू जो है वो क्या होता है, IRMS और VRMS। तो हम एक फार्मूला प्रूफ करेंगे आपके सामने कि यहाँ देखिए, यहाँ पर आप जो रिजल्ट पाएंगे वो पाएंगे क्या कि IRMS इक्वल टू I0 अपान में √2, या अगर VRMS के टर्म में देखेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के टर्म में, तो VRMS मेरा क्या हो जाएगा, V0 अपान में क्या होगा, √2 होगा। ये बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो है फार्मूला दोनों प्रूफ करने पे ये रिजल्ट आएगा। तो चलिए इसको हम प्रूफ करके देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है भाई उसको हम पढ़ेंगे, उसको कदा भी हम छोड़ नहीं सकते, ये निश्चित तौर पर हम पहले ही बता दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं IRMS और VRMS। तो IRMS और VRMS एक ही चट्टे बट्टे क्या चीजें हैं, एक ही साथ में निकल जाएगी, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर सबसे पहले अभी अभी हमने क्या लिखा कि आई एवरेज जो है इसका आप स्क्वायर करके √ ले लीजिए, तो ये रिजल्ट क्या मिल जाता है, IRMS मिल जाता है। ठीक है जी, इतनी बात सर समझ में आ गया। अब यहाँ पर करना यह है कि आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे कुछ होगा, अभी आप समझ जाएंगे क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों का आप वर्ग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IRMS स्क्वायर हो जाएगा, और इसका √ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, क्योंकि हमें वैल्यू किसका चाहिए, IRMS की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, IRMS का यहाँ पर स्क्वायर हो गया इक्वल टू √ हटेगा तो I एवरेज का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब आप I एवरेज का जो वैल्यू है आप जानते हैं, बात यह है कि आप I एवरेज का वैल्यू क्या है जानते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले डेरिवेशन में हमने I एवरेज की ही वैल्यू निकाली थी, और वो I एवरेज की वैल्यू क्या था अगर आपको पता है तो, जीरो से, पूर्ण चक्र की बात कर रहे हैं हम, जीरो से यहाँ पर जो भी वैल्यू है, एक चीज और मैं आपको याद दिला देता हूं, ये जो भी वैल्यू हम लिख रहे हैं ये किसके लिए है, ये जो है पूर्ण चक्र के लिए है, ये बात याद रखिएगा, ये पूर्ण चक्र के लिए है, पूर्ण चक्र के लिए है, समझ में आता है। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू को निकाल रहे होंगे पूर्ण चक्र के लिए, तो पूर्ण चक्र के लिए ही I का वैल्यू निकला था। तो वैसे तो वहां पर I एवरेज का वैल्यू पूर्ण चक्र के लिए शून्य आया था, लेकिन वहां उसके पहले वाला जो रिजल्ट आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके T तक, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके T तक, और वह निकल के आया था I dt निकल के आया था, समझ में आ गया। तो हम उसी चीज को I dt, जो I dt बाई T आया था, तो चूंकि मैं उसी चीज को लिखता हूं कि चूंकि कि I एवरेज जो होता है वो क्या होता है भाई, I एवरेज जो होता है वो होता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये 0 to T और I dt, और अपान में क्या हो जाता था, T हो जाता था, क्या होता था, अपान में T हो जाता था। अब यहाँ पर ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं और इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करके इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास करते हैं, समझ में आ गया, इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको हम आगे प्रोसेस में लेके चले, तो आई एवरेज की जगह पर इस चीज के वैल्यू को हम वहां पर रख देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे अगर आई एवरेज के वैल्यू को, तो आई एवरेज का वैल्यू तो सारा का सारा है, ऐसा तो है नहीं कि केवल 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 यही है, एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जो है IRMS का स्क्वायर जो है अगर हम यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर 1/t हम ऐसे नीचे लिख देते हैं, रहने देते हैं, नीचे ही रहने देते हैं, और इसके जगह पर जो है I का वैल्यू क्या है, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके T तक, और I का वैल्यू क्या भाई, I0 sin ओमेगा टी, आप ये वैल्यू जानते हैं, और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, इनटू में क्या कर देना है, यहाँ पर dt कर देना है।
ठीक है। तो आई का वैल्यू हमने रख लिया कि आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी आ गया, और 1/t यानी जो टी लिखा है उसको हमने किनारे रख दिया। इसमें कोई आपत्ति है? अगर कोई आपत्ति हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को आप मेंशन करते रहिए, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, बिल्कुल इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई कहीं से बाउंडेशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल जो है मैं यहाँ से आई नॉट को भी बाहर निकालना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट टर्म ही है। ठीक है, मैं आई नॉट को भी बाहर निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, आई नॉट का स्क्वायर अपन में टी, यहाँ से आई नॉट भी निकल गया, और यहाँ से क्या बचा, 0 से लेके, ओहो थोड़ा छोटा बना लो, ठीक है, 0 से लेके कहाँ तक, टी तक, और ये क्या आ गया भाई, साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी डी टी आ गया। ये कैसा लगा, ये तो सीख है। अब ये साइन ओमेगा टी, ओहो साइन ओमेगा टी नहीं, यहाँ पे स्क्वायर कहाँ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में क्या हो गया, डी टी हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आपके सामने आ गया। अब आपको क्या कर देना है, टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देना है। क्या कर देना है, टी के रिस्पेक्ट में आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है, जो कि आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि एक चीज और ध्यान देना कि इंटीग्रेशन से पहले साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो इसको आप अलग अलग पार्ट में ब्रेक भी कर सकते हैं। और वो कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 1 माइनस कास 2 पाई सॉरी 2 ओमेगा टी अपान में 2 के टर्म में जो है हम क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि आई आर एम एस बराबर, या आप एक चीज देख लीजिए, पहले एक फार्मूला देखिए, एक फार्मूला देखिए, मैं उसको फार्मूला बताने के बाद आपको करता हूँ कि चूंकि ऐसा होता है कि साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2, ठीक है, या देखो 2 पहले वाले 2 के टर्म में लिख लो, या तो थीटा वाले टर्म में, इसके कई फार्मूले होते हैं, मैं उस वाले फार्मूले को लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान में क्या होता है, 2 होता है। तो इसको अगर आप लगाते हैं तो ये फार्मूला क्या होगा भाई आपका, यहाँ देखिए आई आर एम एस बराबर, आई आर एम एस बराबर आई नॉट का क्या हो गया, स्क्वायर अपान में टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से लेके टी तक, और साथ साथ में ये जो लिखा हुआ है तो 1 माइनस कॉस, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, 2 ओमेगा टी, और अपान में क्या आ गया, 2 आ गया, अपान में क्या आ गया, 2 आ गया, और ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि अब जो है इसमें से जो और निकालने लायक है, जैसे क्या निकालने लायक है, 2 निकालने लायक है, तो इस 2 को भी हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, 2 को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, यानी आई आर एम एस इक्वल टू जो है वह है आई नॉट का स्क्वायर अपान में 2t हो गया, और इधर जो है इसको हम अलग अलग करते हैं 0 से लेकर t तक, और हो गया क्या, इधर इसके बगल में आप लिख लीजिए dt। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लिखते हैं तो 1 dt माइनस में 0 से लेकर t तक cos, ठीक है, cos 2 ओमेगा टी dt आ गया। आपके सामने ये परिणाम आया, रिजल्ट आया। अब ये रिजल्ट और ये जो परिणाम है इसको आप जो है बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं, यानी इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो यहाँ पर ओहो देखिए एक चीज छूट रहा है, यहाँ पर स्क्वायर छूट रहा है, स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है क्या, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर, समझिए कि सबसे पहले आई नॉट का स्क्वायर जो लिखा है इसको रहने दीजिए, अपान में क्या है 2t है, इसको भी रहने दीजिए। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से लेकर dt का t हो जाएगा, क्या हो जाएगा t हो जाएगा 0 से लेकर t तक, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई cos ओमेगा टी,
सॉरी cos 2 ओमेगा टी। तो cos का क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का हो जाएगा नीचे में क्या 2 ओमेगा, और 0 से लेके कहाँ तक हो जाएगा भाई टी तक हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब इसमें आप लिमिट का उपयोग कर लीजिए, ठीक है, लिमिट का उपयोग कर लीजिए। लिमिट का उपयोग करेंगे तो क्या फार्मूला आता है जी, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस में क्या होता है भाई, लोअर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में जब आप लिमिट का यूज करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट आप देखिए। यहां पर क्या लिखा था कि आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई नॉट अपान में, ठीक है, 2t, आई नॉट अपान में क्या हो गया 2t हो गया। और इसके बगल में जो रिजल्ट है हम ये देखते हैं 0 से लेकर t के बीच में, यानी t है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा t माइनस 0, और माइनस में इधर में क्या हो जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा इसको समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये रिजल्ट है साइन ओमेगा, साइन 2 ओमेगा, ठीक है, ठीक है, साइन 2 ओमेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर कास ओमेगा टी था उसको हम बदल दिए थे साइन ओमेगा टी में, तो साइन 2 ओमेगा, अब स्मॉल टी की जगह पर क्या हो गया कैपिटल टी अपान में क्या 2 ओमेगा, क्या है 2 ओमेगा, और इनटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और ये वाला क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0। देखो क्यों 0 होगा समझना है, क्यों 0 होगा इसका समझना है, क्योंकि इसके जगह पे आप यहाँ पर जब अपर लिमिट यूज किए तो टी हो गया, और इसके बाद क्या करोगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 0 हो जाएगा, यानी ये वाला काम तो समाप्त है। यानी आई आर एम एस का जो है स्क्वायर निकल गया क्या आई नॉट अपान में, ओहो ये देखो आई नॉट का स्क्वायर है, एक एक तो छूटिए रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं कहीं लिखा उखा होगा, ठीक है लिखा है आई नॉट का क्या है स्क्वायर है, तो 2t, इधर में क्या आ गया भाई t, और इधर में आप देखेंगे तो माइनस में t माइनस में इधर में क्या आएगा साइन 2 ओमेगा इसके बाद में इस कैपिटल टी की जगह पे आप क्या लिखते हो 2 पाई अपान में क्या ओमेगा, 2 पाई अपान में ओमेगा। कल लास्ट वाला क्लास आप याद करिए, ये तो खत्म है, इसका कोई मतलब है नहीं है, और नीचे में क्या है 2 ओमेगा है, ये इससे कट गया, इससे कटेगा तो यहाँ पर आपके सामने आई आर एम एस बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपान में 2t आ गया, इनटू में क्या आ गया इधर t आ गया, माइनस में इधर में क्या आ गया भाई माइनस में क्या आ गया साइन 4 पाई अपान में 2 ओमेगा आ गया। अब चूंकि आप जानते हैं कि साइन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वह 0 होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपान में 2t इंटू में t, और ये तो पूरा 0 हो गया समाप्त हो गया, इस t से t को कैंसिल कर लीजिए, तो आई आर एम एस का वैल्यू हमने क्या प्राप्त कर लिया जी आई नॉट का स्क्वायर अपान में केवल और केवल 2, ठीक है, ये स्क्वायर की वैल्यू आ गया आई आर एम एस स्क्वायर की। लेकिन आपको आई आर एम एस की वैल्यू चाहिए, आई आर एम एस की वैल्यू चाहिए, तो आई आर एम एस बराबर अंडर रूट में आई नॉट का स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे आप कि सर आई आर एम एस बराबर क्या हुआ, हो गया सर आई नॉट हो गया, और ये हो गया क्या अंडर रूट 2, इसी बात की हम वैल्यू निकाल रहे थे। या आपको अगर वी आर एम एस लिखना रहेगा तो वी आर एम एस, वी आर एम एस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी वी नॉट अपान में अंडर रूट 2 हो जाता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो आपने वर्ग माध्य मूल मान निकालना था हमने निकाल लिया है। आपको ये कैसा लग रहा है, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
आप इसके विषय में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम जो है अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और अपने टॉपिक को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा एक टॉपिक और आएगा जो कि है कला से संबंधित। और कला इसलिए पढ़ना जरूरी है कि आगे आने वाले जितने भी सर्किट हैं आप तभी समझ पाएंगे जब उन सर्किट को आप जानते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें बना के रखी हैं कि आपके समय का बचत हम कर सके। ठीक है, और अपने भी समय का बचत कर सकते, केवल आप ही के समय का बचत हम नहीं कर रहे हैं। समय के बचत करने का रेफरेंस ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच का कलांतर है। ठीक है, कलांतर होता है वो कैसे होता है? ठीक है, इसमें मुख्य रूप से 3 स्थितियां पाई जाती हैं। अभी हम कला आपको बता दिए थे, इसको पहले कला हम हेडिंग लगवाए होंगे, तो कला की बात नहीं करते हैं। कला में भी हम वही लिखे हैं कि कला वो भौतिक राशि है जो किसी क्षण वोल्टेज और धारा की स्थिति और उसकी दिशा को व्यक्त करता है। जैसे अभी आपने लिखा कि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये वी नॉट साइन ओमेगा टी, चाहे साइन ओमेगा टी जो वी नॉट में हो चाहे आई नॉट में हो, वही क्या है, उसका कला है। ठीक है, वो उसकी स्थिति या दिशा को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो इसमें 3 स्थितियां हैं। 3 स्थितियों में हम कैसे कैसे समझेंगे, एक बार जब उसका कला अग्रगामी होगा, एक बार पश्चगामी होगा, एक बार कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो कैसे तीनों स्थितियों के हम बारे में जानते हैं। स्थिति देखिए, पहला स्थिति यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है कि यदि आप एक चीज जानते हैं कि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमने यहाँ पर ये दिखाया है कि देखिए आई बराबर V अपन आर होता है। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर V अपन आर होता है। तो आई बराबर V अपन आर होने से क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आई का वैल्यू है वो बड़ा होगा किससे, आर से, सॉरी V से। V से क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि भाई जो आई का वैल्यू अकेले है वो V का वैल्यू क्या है, आर के अनुपात में लेके उतना मिल रहा है। तो अगर ये जो है हमेशा हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि V का वैल्यू, ओहो यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका रेप्लिकेट कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर V का वैल्यू बड़ा है, हमें यहाँ पर I का वैल्यू बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यों, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, ये I का वैल्यू नहीं बड़ा है, आपका क्या है, ये V का वैल्यू जो है क्या है, V का वैल्यू बड़ा है किससे, I से, यानी V का वैल्यू हमेशा हमेशा क्या रहेगा भाई, आगे रहेगा। ठीक है, तो V का वैल्यू क्या है, बड़ा है I से। तो इसमें अभी हम जब ग्राफ बनाएंगे, फेजर आरेख बनाएंगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि हम क्यों V का वैल्यू बड़ा कर रहे थे। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो पहला कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि हम दोनों का ओमेगा टी ही रखे हैं, जो कला है, यानी इस कला में कोई अंतर नहीं है। कला में जब अंतर नहीं है, अर्थात यहाँ पर जो धारा है और जो वोल्टेज है वो कहाँ पर है, वह समान कला में है। और समान कला में होने के बाद में आपका ग्राफीय निरूपण कैसे होता है इसको समझिएगा। ग्राफीय निरूपण देखिए कुछ ऐसे होता है कि इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि V और V नॉट, तो यहाँ पर जो हम सफेद वाला लाइन दिखाए हैं ये वोल्टेज को दिखाता है, क्या किसको दिखाता है, वोल्टेज को। और जो पीली वाली लाइन हमने पीली वाली मार्क किया है वो क्या दिखाता है, आपके धारा को दिखाता है। तो इससे आपको एक अच्छी चीज ये मिल जाती है कि ये देखो ऊपर जो है V नॉट है, नीचे क्या है, I नॉट है। तो V नॉट और I नॉट का रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो हमेशा हमेशा V नॉट ऊपर रहेगा और I नॉट क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ये किरण आरेख ये आप खींचना सीखिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ऐसे बना लेना है। और ये जो है ये क्या बन गया आपका, V नॉट हो गया, और इसके नीचे आप क्या ले लिए, इसके I नॉट ले लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको क्लियर कट तरीके से ग्राफ जो है रेडी हो गया है, समझ में आ गया। और यहाँ पर इसका फेजर आरेख होता है जिसको हम किरण या फेजर को कह सकते हैं। ठीक है, किरण आरेख या आरेख कुछ ऐसा कहते हैं फेजर को। ठीक है, हिंदी में। तो फेजर फेजर जो होता है ना वो कला आरेख होता है, शायद कला आरेख। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, और कला आरेख कह सकते हैं। कहीं आपके सामने कला आरेख लिखा हुआ मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है कि फेजर कुछ अलग चीज़ बता दिए हैं और ये कला आरेख जो है अलग चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस को लिख दिया, ये क्या है आपका जो है एक्स एक्सिस है। ये है एक्स एक्सिस है, इसमें सभी में हमने ऐसे ही बनाया है। और ये क्या है भाई, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है।
तो एक्स एक्सिस में क्या होता है कि ये जो बी है वो क्या है, बड़ा है, तो भाई पीला वाला लाइन को वी नॉट को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो आगे रहेगा, और वहीं पर नीला हरा वाला जो है वो क्या है, आई नॉट है, और इनके बीच का जो है कोणांक जो है अगर सेम है यानी कलांतर सेम है, तो यहाँ पर यह समान कलाम है तो इनके दोनों का बीच का जो है एंगल सेम रहेगा, यानी ये जो हरी वाली लाइन इधर इधर कहीं नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये चेंज होगा तो इसका वैल्यू यानी ये जो है इसका फेजर आरेख जो है वो चेंज दिखेगा, आपको दिखेगा, ठीक है, कोई शक नहीं इसमें। आगे आइए दूसरी स्थिति की बात करते हैं। यदि दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो v बराबर अगर v नॉट साइन ओमेगा टी है, v नॉट बराबर साइन ओमेगा टी है, तो अगर i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कर दें, यानी हमने कला में क्या कर दिया, कुछ जोड़ दिया, कुछ जोड़ेंगे तो इस स्थिति में जो प्रत्यावर्ती धारा है, जो प्रत्यावर्ती धारा है वो क्या हो गया, वो वोल्टेज से अग्रगामी हो गया, वोल्टेज से क्या हो गया, अग्रगामी हो गया। अर्थात आप यहाँ पर ग्राफ में इसको देखेंगे तो ग्राफ में क्या नजर आ रहा होगा कि ये v है तो इस तरह से चल रहा है, और जो धारा है ये हमने इस तरीके से दिखा दिया है, तो अग्रगामी दिखा दिया, ठीक है, अग्रगामी। तो यहाँ पर देखिए v नॉट है और ये क्या है, आई नॉट है आपका, ठीक है। तो आपको भी ऐसे बनाना है, और ग्राफ बनाना अगर सीख गए, बात मानिए, अगर ग्राफ और फेजर आरेख बनाना एसी में सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए, कोई आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे देखिए फेजर आरेख में, फेजर आरेख में क्या हो गया भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया आई नॉट और ये हो गया क्या, वी नॉट, यानी ये आपका बन गया है क्या, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या हो गया भाई, ये आपका बन गया क्या, वाई एक्सिस। और साथ साथ में यहाँ पर देखिए इसको हमने दिखा दिया कि इसके बीच का कोणांक क्या है, ओमेगा टी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पूरा का पूरा क्या है, फाई है, जो हमने यहाँ पर जोड़ा है, ठीक है। तो ये फेजर आरेख हो गया किसके लिए, दूसरी स्थिति के लिए। तो आप दो स्थिति का फेजर आरेख जान चुके हैं, कहीं से कोई शक नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे आ जाते हैं और आगे हम समझते हैं तृतीय स्थिति। और तृतीय स्थिति का वर्णन हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि तृतीय स्थिति में देखिए, तो सबसे पहले कि यहाँ पर जो अग्रगामी थी उसको हम पश्चगामी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए v इक्वल टू वी साइन ओमेगा टी जो लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ ही इसके नीचे हम जो है इसमें क्या करते हैं, वहाँ पर फाई जोड़े थे, अब इसमें हम ओमेगा टी माइनस फाई कर दे रहे हैं, जिससे कि फर्क क्या पड़ रहा है या हो क्या रहा है, इससे हो यह रहा है कि इस स्थिति में धारा वोल्टेज से पश्चगामी है। अब जब पश्चगामी रहेगा तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आप ये जो वोल्टेज है इस तरीके से है, और इससे नीचे ही क्या चल रही है, धारा है, वोल्टेज से पश्चगामी है, वोल्टेज अग्रगामी हो गया है। वहां पर क्या था, धारा अग्रगामी थी, यहाँ पर क्या हो गया, वोल्टेज अग्रगामी है, तो वोल्टेज अग्रगामी हो गया और ये धारा क्या हो गई, पश्चगामी हो गई। और यहाँ पर हमेशा हमेशा ये जो आई नॉट का जो रिप्रेजेंटेशन है वह इससे नीचे ही होना चाहिए। कभी भी आप ग्राफ बनाइएगा तो ऐसा ना करिएगा इसको खींच दीजिए ऊपर तक, नहीं, इसको क्या करना है, नीचे ही रखना है। अगर ऊपर तक खींच देंगे तो बवाल हो जाएगा, फिर समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर हो गया, और उसके बाद इसका अगर हम फेजर आरेख की समझते हैं तो फेजर आरेख में यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका नॉर्मली हमने एक्स एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस बना लिया, और ये क्या हो गया भाई, वाई एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस बना लिया। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ साथ में अगर हम नंबर ऑफ यहाँ पर जो नंबर आप नहीं कह सकते, हम यहाँ पर जो ग्राफ की स्थिति को देख सकते हैं या फेजर आरेख की स्थिति को देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये वी नॉट को रिप्रेजेंट करता है, और ये वी नॉट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके साथ में ओमेगा टी बन रहा है, जो कि क्या है यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा होगा। और इसमें अगर ये अग्रगामी है यानी वो क्या है, घट रहा है, तो इसका दिशा क्या होगी, नीचे की ओर होगी, और नीचे की ओर होगी तो ये किससे कितना नीचे है, वो इतना है, ये वाला, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फाई है, ये कितना है, फाई है, और ये जो फाई है वो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये तीन स्थितियां हो गई किसके लिए, कला के लिए, यानी कला में जो अंतर दिख रहा है आपको, कलांतर दिख रहा है, ठीक है। बाकी अब इसके बाद हमारा जो नंबर है वो पढ़ने का है परिपथ, ठीक है। तो हम एक एक करके समझते हैं परिपथों को कि परिपथ में कौन कौन से परिपथ पढ़ने हैं। परिपथ में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे सामने ढेर सारे परिपथ हैं, वह क्यों नहीं आर परिपथ हो या यल परिपथ हो, सी परिपथ हो, इसको हम कहते हैं आर को शुद्ध प्रतिरोध, इसको शुद्ध धारित शुद्ध प्रेरक, शुद्ध धारा संधारित्र, ठीक है। और उसके बाद फिर एल आर, आर सी, एल सी और एल सी आर, ये 7 टोटल सर्किट हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो इनको हम बारी बारी से समझते हैं। फिलहाल
इतना चीज़ें आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो आप समय समय पे जो है कमेंट बॉक्स में जो है हमें बताते रहे कि आज ने आपने क्या पढ़ा। आज आपने पढ़ा ये IRMS की वैल्यू, और IRMS की वैल्यू जैसे ही आपने पढ़ा उसके बाद आपने क्या पढ़ा, RMS और VRMS निकल गए यहाँ से। और साथ साथ में यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज के स्थितियों के बारे में हमने 3 स्थितियाँ बताई, और हमने ये बताया कि आपके अगले पड़ाव में जो आने वाली चीज़ है वो क्या है, परिपथ है। ठीक है, चलिए हम अब परिपथ को एक एक करके पढ़ते हैं। परिपथों में देखिए ध्यान से कि यहाँ पर आर परिपथ बोले तो क्या हो जाता है, यहाँ पर बेसिकली हम बात करते हैं किसके, और प्रतिरोध की। साथ साथ में एल बोले तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेरक होता है। साथ साथ में सी जो बोले तो हम क्या होता है, वो धारिता होती है। फिर से LR, RC और LC और LCR, ये परिपथ। और 2-3 परिपथों में अनुनाद की भी स्थिति को हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो 7 परिपथ है, मैं इस लेक्चर में आपको ये 7 परिपथ के बारे में नई चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, अर्थात इसको मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि ये जरूरी नहीं है, इसमें से जरूर शॉर्ट लॉन्ग में नहीं आते हैं, लेकिन शॉर्ट में जरूर आते हैं का क्वेश्चन। तो हम जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक भंडार लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे तो वहाँ पर इन सभी सर्किटों को मैं वहाँ पर कवर कर लूँगा। ठीक है, फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो देखिए क्या है और कैसे है। ठीक है, तो अगले टॉपिक को देखिए आप लोग। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वाटहीन धारा, जिसको हम लोग वाटलेस करंट कहते हैं। और वाटलेस करंट क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, जिसमें पावर जीरो होता है। पावर जीरो होने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रत्यावर्ती धारा है जिसमें परिपथ में शक्ति का क्षय क्या है, शून्य है, उसे आप क्या कहेंगे, यानी शक्ति का क्षय शून्य होना चाहिए। ठीक है ना, यानी पावर का क्या वैल्यू होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसे आप क्या कहेंगे, वाटलेस करंट कहेंगे। समझ में आ गया। भले ही धारा में प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, भले ही धारा प्रवाहित हो रही हो उसमें, यह धारा केवल शुद्ध प्रेरक, शुद्ध धारिता में परिपथों में ही होती है, जहां धारा और वोल्टेज के बीच का कालांतर कितना होता है, 90 डिग्री। तो आपको 2 चीज याद रखना है। एक चीज याद ये रखना है कि वहां पर शक्ति का मान शून्य होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए उनके बीच में कालांतर। ठीक है ना, यानी धारा और विभवांतर के बीच में जो कालांतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो 2 चीज है, मात्र और मात्र। तो 2 चीज में हम एक चीज तो समझ लिए, आपने अभी अभी जो फार्मूला पढ़ा कि जो पावर होता है वो क्या होता है, वो IRMS इंटू में VRMS इंटू कॉस फाई होता है। तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये 0 हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाता है, 90 होता है। अब यहाँ पर देखो, अब चूंकि यहाँ पे क्या रखोगे, IRMS इंटू में VRMS इंटू में क्या कॉस क्या हो जाएगा, इंटू में कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है P इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। चलिए, ये बात क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है इसकी मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता में है पावर फैक्टर आ जाता है, जिसे हम शक्ति गुणांक कहते हैं। जहां वाटलेस धारा यानी वाटहीन धारा होती है, वहां शक्ति गुणांक कॉस फाई का मान क्या होता है, शून्य होता है। अभी ऑलरेडी मैंने बता दिया, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और इसका एक वैकल्पिक नाम होता है। वैकल्पिक नाम मतलब क्या, कि इसके जगह पर उसका नाम यूज कर लिया जाता है। इसे निष्क्रिय धारा या इनएक्टिव करंट भी कहते हैं, यानी धारा तो रहती है लेकिन वह सक्रिय नहीं रहती है, अर्थात वो कैसा रहता है, निष्क्रिय रहता है। तो इसे हम इनएक्टिव करंट भी कहते हैं, क्योंकि ये परिपथ में कोई उपयोग का कार्य नहीं करती है। बात समझ में आ गया। अगर आप भी कहीं अपने जीवन में कोई उपयोग का कार्य नहीं करते हैं तो आपको भी लोग निष्क्रिय कहेंगे, और वास्तविकता यही है कि अगर आप खा पी के बस बैठ के आरामे कर रहे हैं तो निष्क्रिय व्यक्ति हो गए। तो आपकी सक्रियता दिखनी चाहिए, तो वैसे ही सक्रियता दिखनी चाहिए। और यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है क्या, ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर एक अन्योन प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन, जो हमने पढ़ाया था छठवें चैप्टर में, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक उपकरण है, जो या ऐसा कह सकते हैं कि इसका उपयोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है, यानी AC को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, और DC वोल्टेज पर भी यह कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का उपयोग है, और केवल आपको ध्यान रखना है कि केवल और केवल AC के लिए ही कार्य करता है, DC के लिए नहीं होता है। जो ट्रांसफार्मर है वो 2 तरीके का होता है, एक को हम कहते हैं उच्चाई
यानी स्टेप अप होता है, एक होता है स्टेप डाउन यानी अपचाई होता है। तो एक हो गया ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अभी ऊंचाई क्या है अपचाई क्या है आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि बताने वाले हैं, ठीक है। बस नामे नहीं सुना रहे हैं, इसका काम भी हम सुना रहे हैं। नाम और काम में क्या अंतर है, देखिए ऊंचाई को हम कहते हैं स्टेप अप, अभी जैसा मैंने बताया। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या सीन है या इसका क्या पूरा का पूरा ग्रोइंग कंसर्न क्या है इसका। ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होता है वह निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज यानी एसी के निम्न वोल्टेज को एसी के उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यानी मान के चलिए कि आप देखे होंगे अपने गांव में 11,000 वोल्टेज का जो है करंट लगा रहता है लाइन, और उसी पे एक ठो ट्रांसफार्मर लगा रहता है। तो वह 11,000 वोल्टेज भी एसी है, और आपके घर में जो आता है 220 वोल्ट वो भी एसी है, ठीक है। तो 11,000 वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट, और आपके घरों के जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है उसके लिए वो अनुरूप होता है, उसके अनुरूप होता है, यानी उसके लिए सामान्य चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गया, इसका उपयोग किया जाता है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। तो ये जो है आपका काम हो गया। इसके बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम है। आगे की बात अगर हम करते हैं तो इसमें अभी जो है हम इसकी कुंडली के आधार पर बताएंगे। बस आप ये समझिए कि जो स्टेप अप होता है, यानी जो स्टेप अप होता है वो निम्न यानी कम करंट को ज्यादा करता है, और अभी जो है हम लोग के जो पोल पे लगा रहता है वो स्टेप डाउन होता है, क्योंकि वो 11,000 वोल्टेज को कम में कन्वर्ट करता है। यानी यहाँ पर देखिए ये ट्रांसफार्मर उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफर कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद अब ये जो ट्रांसफार्मर है, आप ऊंचाई और अपचाई दोनों के लिए हम यहाँ पर सारी चीजें आपके सामने रखते हैं, बनाते हैं। तो आप देखिए इसका ट्रांसफार्मर का कार्यविधि और बनावट और जो फार्मूला डेरिवेशन है सारा यहाँ पर हमने किया करा के रखा है। इसमें देखिए एक नर्म लोहे की या सिलिकॉन की पट्टियों को एक के ऊपर एक को रख कर एक क्या बनाया जाता है, आयताकार या गोलाकार पाटलित क्रोड बनाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, क्रोड है ये, ठीक है। ये क्रोड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक ठो क्रोड बना दिया। यानी ये वाला जो सीन आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये सिलिकॉन का या तो नर्म लोहे की पतली पतली परत को रख के ऐसे चारकोन का बार बार रखते हैं, और वो क्या बन जाता है, क्रोड बन जाता है, पाटलित क्रोड। और उस पर क्या करते हैं, इसको हम तार से इसको हम कुंडली बनाते हैं। इस पे क्या करते हैं, तार से इस पे हम क्या बनाते हैं जी, कुंडली बनाते हैं। यहाँ पर दो कुंडली होती है, जो ऊपर वाली है वो प्राथमिक कुंडली है, और नीचे वाली है उसे क्या कहते हैं, द्वितीय कुंडली कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए कि अगर प्राथमिक कुंडली में नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने डायग्राम में भी बनाया है कि ये जो NP है, P बोले तो प्राइमरी और S स्टैंड फॉर सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न है, अगर फेरों की संख्या पहली यानी प्राथमिक कुंडली में कम है और दूसरी में ज्यादा है तो वह ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। और वहीं पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। वहीं पर अगर हम ऐसा कह दें कि नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो वह क्या हो जाएगा, अपचाई होगा, स्टेप डाउन होगा। तो अगर प्राथमिक कुंडली का मान कम है द्वितीय कुंडली की अपेक्षा तो वह क्या होता है, स्टेप अप होता है। और अगर इसमें द्वितीय कुंडली में कम है और प्राथमिक में ज्यादा है तो ये स्टेप डाउन होता है, ठीक है। ये बात आपको पता चल गया, ठीक है। और इन्हें हम वर्षित द्वारा जोड़कर, वर्षित मतलब इसमें एक पतला पतला एक वार्निश लगाते हैं, वार्निश द्वारा जोड़कर चित्रानुसार बना जाता है। फिर इस पर कुंडली नुमा तार को, ठीक है, चित्र यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है, चित्र के अनुसार लगा दिया जाता है, यानी ऐसे ही सेट कर दिया जाता है। आपको डायग्राम भी ऐसे बनाना होगा, ठीक है। उसके अलावा अब जो है इसको अगर हम पूरी तरीके से समझने का प्रयास करें या पूरी तरीके से जानने का प्रयास करें तो आप लोग ये जो है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें आपने अन्योन्य प्रेरण का नाम सुना। तो यहाँ से आप इस चीज को देखिए कि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, तो ई इन पी, ईपी का मतलब क्या हो गया कि विद्युत वाहक बल इन प्राइमरी कॉइल बराबर क्या हो गया, d∅dt। आप जानते हैं वहां से फैराडे के नियम से माइनस में होता है। तो कुंडली में यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो NP d∅dt समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके से हमने इसके लिए 2 बना दिया, माइनस में NS और d∅dt हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, यहाँ पर आप आपस में डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो EP/ES बराबर क्या हो जाएगा, ये कट पिट जाएगा, ये आप पूरा का पूरा ये से ये कट जाएगा, माइनस से माइनस ये कट जाएगा। तो इधर में आपके बचेगा क्या, ES EP/ES
NP अपन में NS, ये बचेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, EP अपन में ES, NP अपन में NS बचा। ठीक है इतनी बात। और EP अपन में ES बराबर ये जो है, ये अगर इसको विभव के टर्म में लिखे, हम विभव के टर्म में लिखे तो इसको हम EP को BP लिख सकते हैं, ES को BS लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसके जगह पर हम इस वाले से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इस वाले से रिप्लेस करते हैं तो EP के जगह पर VP हो गया और ES के जगह पर VS हो गया, तो BP अपन में BS बराबर NP अपन में NS हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा फार्मूला है। अगर आपके पास में कोई आदर्श ट्रांसफार्मर होना चाहिए, अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो देखो आदर्श की बात करना ठीक होता नहीं है, लेकिन अमूमन हमें करना पड़ता है, हमारे सिलेबस की बात है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि जो इनपुट होता है वो आउटपुट के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी पावर ऑफ इनपुट पावर ऑफ आउटपुट, यानी यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी का दोनों का इनपुट आउटपुट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर पावर बराबर क्या हो जाता है, V इंटू आई होता है, तो VP इंटू IP, VS इंटू IS हो गया। ये प्राइमरी के लिए, ये सेकेंडरी के लिए। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट क्या मिलता है भाई, कि आप जो है VP और इसको इधर ला लो, तो VP अपन में VS और IS और इसको ले जाओ तो IS अपन में क्या हो गया, IP हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने ये मान लिया। साथ साथ में ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है, दक्षता का मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, उसको समझने के लिए आप ईटा बराबर N आउटपुट यानी आउटपुट शक्ति अपान में इनपुट शक्ति रखेंगे तो N भी ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर अगर सेकेंडरी अपान में प्राइमरी रख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए VS IS अपान में BP IP हो जाएगा ईटा का वैल्यू। ठीक है, तो ये निकल गया ट्रांसफार्मर की दक्षता। अब इसमें कुछ प्रकार की हानियां होती हैं। अब उन हानियों के बारे में भी हम जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा हानि है वो कौन कौन सी ऊर्जा हानि है। सबसे पहले तांबे में हानि, जिसको हम ताम्र हानि कहते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं। कुंडलियों के तार में प्रतिरोध के कारण ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट होती है। इससे ठंडा करने के लिए तेल या ठंडी हवा का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये तांबे में हानि के लिए। अब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में हमेशा हमेशा तेल डाला जाता है जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। भंवर धाराओं में हानि, यानी जो ईडी करंट है उसमें भी लॉस होता है। यानी क्रोड की भंवर धाराएं उत्पन्न होने से ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। इसे कम करने के लिए पाटलित क्रोड का उपयोग किया जाता है। यानी कहीं न कहीं ट्रांसफार्मर में जिस जिस चीज का उपयोग किया जाता है सबके पीछे का कुछ कुछ लॉजिक होता है कि इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए फ्लक्स में हानि, फ्लक्स में अगर हानि निकालते हैं, फ्लक्स लीकेज करते हैं, तो यहाँ देखिए प्राथमिक कुंडली का सारा चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय से नहीं गुजर पाता है। यानी जितना फ्लक्स, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जितना प्राइमरी से, जितने भी फ्लक्स प्राइमरी से गुजर रहे हैं द्वितीय से भी गुजर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए शैथिल्य हानि, जिसको हम हेट्रोसिस लॉस कहते हैं। शैथिल्य हानि में क्या होता है कि क्रोड के बार बार चुंबकित और विचुंबकित, यानी क्रोड जो है बार बार चिपक रहा है और दूर हो रहा है, होने से ऊर्जा नष्ट होती है। बात समझिएगा। और इसे कम करने के लिए शैथिल्य लूप वाले मिश्र धातु जैसे सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं। बात समझ में आ गई। साथ साथ में आपके अंत में यहाँ पर हमारे सामने इस प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ चीजें और है जिसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो। वैसे परीक्षा में इसको पूछे जाने का चांस बड़ा कम रहता है, लेकिन हम यहाँ पर बस आपको हल्का सा इसका नाम परिचय करा रहे हैं। हम देखेंगे अगर कई बार ये पूछ रहा होगा या आप कमेंट करिएगा उस हिसाब से, तो हम जो है इसको, जो अभी आने वाले हमारे क्लासेज हैं जिसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे लेवल का लेके आ रहे हैं, तो उसमें इसको शामिल करेंगे। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। या सॉरी, गतिज ऊर्जा कार्य, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को सीधे सीधे समझिए कि यांत्रिक, गतिज ऊर्जा भी क्या है, एक यांत्रिक ऊर्जा है। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, आप सुने होंगे ये जो आपके में चलता है वहाँ पर डायनमो में, तो डायनमो में देखिए आप जनरेटर चलाते हैं तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर का ही सिद्धांत है, देखिए लिखा भी है यहाँ पर। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर आप चालू कर देते हैं तो जनरेटर चलता रहता है। तो जनरेटर जब चल रहा है तो वो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, विद्युत ऊर्जा में। बात समझ में आ रहा है। तो इतनी चीजें हो चुकी हैं और आप इतनी चीजों को बड़ी ही गंभीरता से समझ रहे हैं। अब बारी है कि हम आगे के कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक हमारा जो होने वाला है, अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं सर कि तो ब्लैंक ब्लैंक हो गया। ब्लैंक ब्लैंक होने का मतलब क्या है कि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ये बचे हुए जो 7वां चैप्टर का कुछ कुछ मैंने पार्ट छोड़ा था उसका भाग था। और अब जो है वास्तविकता में जो है चैप्टर नंबर 8 का स्टार्टिंग यहीं से होता है, जिसका नाम क्या है भाई,
ईएम वेव। ईएम वेव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, हम हर एक चीज के बारे में यहाँ पर समझेंगे। चलिए आप धैर्य बनाइएगा हमारे साथ और साथ देने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम धारा के प्रकार को समझते हैं। आप धारा के प्रकार में, धारा के बारे में आप जाने हैं कि धारा जो होता है उद्दिष्ट धारा होता है और साथ साथ में कौन सा धारा होता है? प्रत्यावर्ती धारा होता है। मैंने प्रत्यावर्ती धारा के बारे में भी बताया पूरा का पूरा डिटेल में आपको, और दिष्ट धारा के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पर देखिए बाबू कि यहाँ पर जो धारा है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी होती है इसके बारे में हमें जानना है और समझना है। सबसे पहला अगर ध्यान से देखा जाए तो होता है चालन या पारंपरिक धारा, जिसे हम कंडक्टेंट करंट कहते हैं। चालन धारा का मतलब जिसमें धारा का चालन होता है, यानी अगर कोई भी आवेश है किसी तार या किसी चालक तार में आवेश प्रवाह के कारण जो उत्पन्न धारा होती है। अगर हमने कहा यहाँ पर कि एक तार है आपके पास में, क्या है? एक तार है, और इस तार में जो है आप कह रहे हैं कि आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है? आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश प्रवाह के कारण जो धारा यहाँ उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, चालन धारा या पारंपरिक धारा। वहीं पर एक होता है अलग विस्थापन धारा। ये जो कि मुक्त आकाश यानी वैक्यूम निर्वात की बात करते हैं में बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, और यह बिना तार के चलता है। आप कहेंगे सर बिना तार के चलता है, इसका क्या लॉजिक है? हाँ लॉजिक है इसमें, और इस लॉजिक को हम आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करते हैं, समझिएगा कैसे। क्योंकि अगला हेडिंग जो है विस्थापन धारा, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट समझने के लिए हम एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं, और उस छोटा से सर्किट में एक कैपेसिटर लगा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया भाई? एक कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर पे दो पैरेलल प्लेट होते हैं, और इसको हमने एक एसी स्रोत से क्या कर दिया है? इसको जोड़ दिया है। एक पर जो है पूरी तरीके से धनावेशित है, एक प्लेट धनावेशित है और एक प्लेट क्या है? ऋणावेशित है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मान के चलिए अगर यहाँ पर है ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है आपको अगर इसमें ऐसे धारा दिख रही होगी तो इसके बीच में एक गैप दिख रहा होगा। क्या इस गैप में वास्तविकता में कोई धारा है? नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वास्तविकता में कोई धारा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो प्लेटों के बीच में आवेश है, सॉरी प्लेटों पर आवेश है, तो इसके कारण इसमें एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है जी? परिवर्ती, ठीक है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और ये जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई अगर इस पर और इस पर है और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण ये जो खाली स्थान है इसमें भी क्या होगा? करंट उत्पन्न होगा। इसमें भी क्या होगा? करंट उत्पन्न होगा। और इस खाली स्थान में जो उत्पन्न करंट है यानी विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण, इसे ही हम क्या कहेंगे? विस्थापन धारा कहेंगे। लेकिन आपको विस्थापन धारा केवल इतना नहीं समझना है, इसका आपको एक एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। अब वो एक्सप्रेशन क्या होगा इसको हम समझते हैं। चूंकि आप लोग एक चीज जानते हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम से कि यहाँ पर जो होता है बी डीएल का वैल्यू होता है, बी डीएल समझिए, चाहे बी डॉट डीए वहां पर शायद लिखे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो बी डीएल का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई के। बी डॉट डीएल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? म्यू नॉट इंटू आई के होता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही दिखाया गया है कि सिरों सिरों पर इसके क्या है? आवेश होगा, जो कि प्लेट समांतर संधारित्र की प्लेटों के रूप में है। और इस बीच में जो ये करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, देखिए यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया जा रहा है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने का लॉजिक क्या है कि यहाँ पर जो है आपके सामने ये जो नजर आ रहा है कि यहाँ से धारा विस्थापित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही चीज एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ में आप एक चीज जानते हैं, क्या चीज जानते हैं? या चूंकि आप जानते हैं कि E बराबर में क्या होता है? सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये बात तो आपको मालूम होगा। सिग्मा अपान में सॉरी, अच्छा ये तो अनंत समतल आवेशित चादर के लिए था। अगर यहाँ पर ये जो एकांक कोई चालक तार हो उसके लिए क्या था? ई अपान में क्या था? सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट था। और एक चीज और जानते हैं कि सिग्मा बराबर जो होता है वो होता है भाई क्यू अपान में ए होता है। तो अगर सिग्मा अपान में क्यू अपान ए है
तो इसके जगह पे आप क्या रखिए, सिग्मा अपन ए रखिए। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इसको हम एगो समीकरण बना देते हैं कि यह समीकरण भैया फर्स्ट है। क्लियर है? तो समीकरण अगर इसको हमने फर्स्ट मान लिया तो यहाँ पर हम एक नया पेज ऐड करते हैं, और उस नए पेज में आप समझिएगा कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है और पूर्ण रूप से जो है हम इसको कैसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो है आप एक फार्मूला जानते होंगे कि चूंकि हम ऐसा लिख देते हैं कि चूंकि वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। और वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है भाई, फाई ई बराबर या फाई बराबर ई ए के बराबर होता है। ठीक है, फाई ई भी लिख सकते हैं, फाई भी लिख सकते हैं, ई ए के बराबर हो सकता है। और आप अभी अभी यहाँ से ई की वैल्यू निकाले हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से जो है वो क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई की वैल्यू क्या है, क्यू अपान में। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करता हूं, क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या है, ए है। इस ए को ए से काटिए तो फाई इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपान में ए आ गया। या अगर क्यू का वैल्यू निकालना चाहें तो क्यू का वैल्यू क्या निकलेगा आपका, यहाँ पर फाई और यहाँ से क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये हमने क्या निकाल लिया, क्यू का वैल्यू निकाल लिया। लेकिन अगर यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाले हैं तो आपका अंतिम रिजल्ट क्या है, आप निकाल रहे डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी विस्थापित धारा या विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा के लिए आपको धारा की वैल्यू मालूम करना पड़ेगा। और एक चीज आप जानते हैं कि चूंकि आई बराबर क्या होता है, आप लिख सकते हैं कि डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। तो आई बराबर जो हो जाएगा, डी क्यू की जगह पर क्या हो जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आई बराबर लिख सकते हैं आप, इसको एप्सिलॉन नॉट को पहले कर लीजिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। तो ये जो आपको समीकरण मिल रहा है या ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है, ये किसका है, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा की। तो उम्मीद है कि इस विस्थापन धारा का जो है व्यवस्था आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर जो चालन धारा होती है वह सदैव जो है संधारित्र के बाहर होती है, जो विस्थापन धारा होती है वह क्या होती है, संधारित्र के अंदर होती है। यानी चालन धारा बाहर बाहर और विस्थापन धारा संधारित्र के अंदर होती है। चलिए हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं, और अगला टॉपिक छोटा सा और साथ साथ में एकदम इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ऐसे एक है क्योंकि ये जो है कुछ अपने मैक्सवेल के जो कुछ नियम हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। महत्वपूर्ण क्या साबित होते हैं, मैक्सवेल ने वैद्युत तथा चुंबकत्व से संबंधित, ठीक है, अपनी आधारभूत नियमों को एक गणितीय रूप दिया। ठीक है, जो भी उनके नियम थे, जो भी आधारभूत नियम थे, उन्हें ही उन्होंने क्या किया, एक नया रूप दे दिया, एक गणितीय रूप दे दिया, इक्वेशन का रूप दे दिया, जिसे मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। देखो समीकरण लिखा गया, समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब उसमें कौन कौन सा नियम था, ये 4 नियम है बेसिकली। पहला विद्युत गॉस का नियम, चुंबकीय गॉस का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम, और एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। देखो भाई, ये पहला दूसरा तीसरा जितने भी नियम है ये सब ट्रेडिशनल है, एक तरीके के वही जो है गॉस ने जो बताया, चाहे चुंबकत्व का गॉस नियम हो चाहे फैराडे का नियम हो, सेम सेम है। लेकिन उन्होंने कुछ अगर एक्स्ट्रा किया, कुछ अधिक किया, तो अधिक किसमें किया है, एम्पियर परिपथी, एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम में ही उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करा है। अब वो क्या एक्स्ट्रा करा है आपको समझना होगा, मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर देखिए ज्यादातर चीजें आज के लेक्चर में आपको ये देखने को मिला होगा कि मैं पहले से लिख लिख के रखा हूं, जिससे कि थोड़ा सा समय की बचत हम कर सके और हम कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर पाए। मात्र मेरा उद्देश्य यह है। यहाँ पर देखिए पहला जो लिखा है विद्युत गॉस का नियम, इसमें लिखा है किसी काल्पनिक बंध से गुजरने। अब गॉस का नियम भाई कौन नहीं जानता यार, गॉस का नियम क्या क्यों नहीं जानता कि जो विद्युत फ्लक्स होता है उसके उसमें प्रवाहित आवेश के 1/ε0 गुना होता है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आप एक चीज को याद करें
तो ये होता है फाई ई बराबर क्या, बी डॉट डी ए होता है। तो अगर हम फाई ई बराबर ये भी होता है, फाई ई बराबर ये भी होता है, तो क्या हम बी डॉट डी ए को डायरेक्ट बराबर नहीं कर सकते हैं इसको? तो यही है पहला गॉस का नियम, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, यानी मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिए थे, इसमें से एक समीकरण ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा इन्होंने क्या बताया, चुंबकत्व गाउस का नियम ये बताया कि कोई भी बंद पृष्ठ हो, कोई भी बंद पृष्ठ हो, उसे कुल बद्ध चुंबकीय फ्लक्स सदैव क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए का जो वैल्यू होता है वह हमेशा हमेशा क्या होता है, जीरो होता है मेरे भाई, क्या होता है, जीरो होता है। यह बात आपको याद रखनी है, समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे तीसरा जो नियम होता है इसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। अब ये जो फैराडे का नियम है वो भी भली भांति आपको मालूम है, मैंने ये बताया है, ये प्रूफ करके दिखाया है, सब कुछ ये आपके सामने नजर आ रहा होगा। यहाँ पर लिखा है कि किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अर्थात एक शब्द में अगर हम इसको बयां करें तो ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। ये होता है फैराडे का। तो ये जो तीन थे, ये तीन आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कोई कुछ नया नहीं है, ना ही मैंने नया बनाया ना ही मैक्सवेल ने बनाया। लेकिन इसमें मैक्सवेल ने कुछ कुछ अपना तरकीब लगाया है, कुछ जुगाड़ पानी बिठाया है, और उनको समझते हैं कि क्या लगाया है। यहाँ देखिएगा लिखा है क्या कि एम्पियर के मैक्सवेल का परिपथीय नियम, इसमें लिखा है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, सीमा के अनुदिश मतलब अंडर द लिमिट, अंडर द लिमिट की बात किया जा रहा है, ठीक है। सीमा के अनुदिश जो रेखीय समाकलन होता है वो चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का 1/ε0 गुना होता है। यानी पहले आप एम्पियर के परिपथीय नियम में क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, बी डॉट डी एल का वैल्यू μ0 इंटू आई था, जो वह आई थी वो चालन धारा थी। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, चालन धारा प्लस विस्थापन धारा दोनों को जोड़ दो। तो यहां पर हमने क्या किया है, बी डॉट डी एल बराबर आई सी बोले तो क्या है, चालन धारा, और आई डी बोले तो क्या है, विस्थापन धारा, दोनों को जोड़ दिया और बराबर कर दिया किसके, μ0 के कर दिया। ठीक है सर, ये भी आपकी बात समझ आ गए। यहाँ पर देखिए बी डॉट डी एल बराबर आई सी प्लस में μ0 इंटू μ0 डिवाइड बाई डी टी, यही वैल्यू आया है विस्थापन धारा का, ये बराबर हो गया। यही है मैक्सवेल के समीकरण। तो इन्हीं समीकरण को ही हम कहते हैं कि ये क्या है, मैक्सवेल का समीकरण है। बात क्लियर है? चलो भाई, बात क्लियर है। तो अब हमारा जो मेन मुद्दा है, क्या मेन मुद्दा भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, ध्यान से पहले इसमें जो ट्रेडिशनली लिखा गया है ये समझ लीजिए, उसके बाद हम अपने टेक्निक से आपको समझाएंगे, उसकी गारंटी हमारी है। ठीक, यहाँ देखिए लिखा है कि जब किसी स्थान पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को एक दूसरे के लंबवत कंपन कराया जाता है तो इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत माध्यम में एक नई तरंग उत्पन्न होती है, जिसके कारण तरंग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अर्थात इसमें बताया गया कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत संचरण कराया जाए। एक मिनट के लिए सपोज कर लीजिए, ये वाला आप देखते हैं ना कि ये देखते हैं एक्स वाई और ये क्या है, जेड एक्सिस है, तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर तरंग संचरण की दिशा कैसी होती है समझिएगा। अगर ये एक्स है, लेट्स कंसीडर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या भाई, मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक दूसरे के ये लंबवत हैं, ठीक है। और लंबवत ही क्या करते हैं, संचर गति करते हैं, और जो तरंग संचरण की दिशा होती है इन दोनों के लंबवत होती है। अर्थात इसका लंबवत इधर और इसका लंबवत भी इधर। यानी ध्यान से देखिएगा, मुझे मेरे बॉडी मूवमेंट को फॉलो करिएगा कि यहाँ पर क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और वेव जो है आगे 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 ऐसे चल रहा ना, आगे आगे। तो ये क्या हो गया, समझ में आ गया, ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और आगे वेव का प्रोपगेशन कैसे है, आगे है, यानी तरंग कैसे है, आगे संचरित हो रही है। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ गया। यहाँ पर इसका डायग्राम बना हुआ है, देखिए यहाँ पर ऊपर जो है विद्युत क्षेत्र हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और ये जो है तरंग संचरण की दिशा हो गई। यहाँ पर एक लाल वाला को विद्युत क्षेत्र मान लिया गया, नीला वाले को क्या मान लिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र मान लिया गया है। तो उम्मीद है इतनी चीजें समझ में आ रहा होगा आपको। और अब बारी है इसके अगले टर्म, अर्थात इसके गुणों के बारे में पढ़ने के लिए। बोर्ड की परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, इस वजह से हमने इसको लेके आया है आपके सामने। ये तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। जब तक आवेश में गति नहीं होगा, अर्थात त्वरण नहीं उत्पन्न होगा, ये तरंगे उत्पन्न होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनके संचरण के लिए किसी पारदर्शिक
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, पार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी बिना मीडियम के ही ट्रेवल कर लेता है। ये तरंगे निर्वात अथवा मुक्त अवस्थान में 1/एप्सिलॉन अंडरवुड में एप्सिलॉन नॉट इंटू में म्यू नॉट के बड़ा वेग से चलती है। यानी यहाँ पर आप लोग ऐसे ऐसे समझ लो कि जो है ये है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि c बराबर 1/में अंडरवुड में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फार्मूला कई बार आपके सामने हमने डिराइव किया है, क्वेश्चन में भी कराया है, साथ साथ में इसको डिराइव मैंने डिफाइन करके दिखाया भी है, कहीं से कोई नया नहीं है ये। ठीक है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन की दिशाएं परस्पर लंबवत होती है तथा संचरण की दिशा लंबवत ही होती है। चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ठीक है ना, ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इसके तरंगों के गुण। तरंगों के गुणों के क्रम में हम थोड़ी सी और चीजों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो गुण होते हैं ये क्या है। पहला, यदि तरंग x दिशा में गतिमान है तथा विद्युत क्षेत्र y दिशा में गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, सॉरी z में है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनता है। यहाँ पर देखो, जैसे आप लोग यहाँ पर एक चीज जानते होंगे, यूनिट वेक्टर के बारे में आप नाम सुने होंगे। ठीक है, ये देखो, ये x है, ये y है और ये क्या है भाई, z है। तो यहाँ पर कैप i होता है, कैप j होता है और कैप k होता है। कैप i क्या है कि एकांक सदिश, लंबकोणीय एकांक सदिश x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश, और ये क्या है, z अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के टर्म में लिखा गया है E बराबर ई वाई जे, ठीक है, या B बराबर बी जे के लिखा गया है। और इसको सिंपली फॉर्म में या सिंप्लीफाइड फॉर्म में E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या B बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हम लिख सकते हैं, कहीं से कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आगे समझते हैं, और आगे हमारा समझना क्या है कि अगर इसको हम ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बी बराबर बी नॉट, इन दोनों समीकरण जो मैंने लिखा है उन दोनों समीकरण को समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो ई नॉट होता है और ये जो बी नॉट होता है, यानी ये वाला वैल्यू और साथ साथ में ये वाला वैल्यू, इन दोनों क्या है, इन दोनों को हम कहते हैं आयाम या महत्तम मान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इनको हम आयाम कह सकते हैं या तो महत्तम मान कह सकते हैं। जहां पर ये जो ओमेगा होता है इसमें, इसे कोणीय वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोणीय वेग कहते हैं। साथ साथ में जो अगर कोणीय वेग निकालना रहे तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई एफ के बराबर होता है, 2 पाई एफ के बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए जो के होता है, ये जो के है वो क्या है, ये तरंग संचरण गुणांक है। और तरंग संचरण गुणांक की जो वैल्यू होता है के का वैल्यू 2 पाई अपान में लेमडा होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। यह कुछ कुछ ऐसा डाटा है जिनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, हम याद करवा सकते हैं, याद करके रख सकते हैं, ये डेटा है। अब आप पूछिएगा कि प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड होता है, तो होबे करता है, ओमे का पूछना है। ठीक है, यहाँ देखिए तो के बराबर क्या हो गया, 2 पाई अपान में लेमडा, और साथ साथ में अगर ई बाई बी लिखा जाए तो ये सी के बराबर होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं ई नॉट अपान में बी नॉट अपान में इक्वल टू सी के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर इतना जो है डाटा मुझे लगता है कि इसके रेफरेंस में सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। अब जो है हम अपने अगले टर्मिनोलॉजी पे बढ़ते हैं, और बात आती है किसकी, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की। सर ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या चीज है, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, क्या क्या है, क्या कोई ट्रिक है इसको जानने के लिए। बिल्कुल सर, इसको जानने के लिए हमें हमारे पास एक जो है बेहतरीन ट्रिक होती है, और उस ट्रिक को हम जान के और पढ़ेंगे तो आपको और मजा आने वाला है। और वो ट्रिक ऐसा होने वाली है कि जो गामा की एक्सयूवी है, गामा की एक्सयूवी है, ठीक है, सीखने के लिए आई एम रेडी। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं यहां पर लिखता हूं क्या, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर एक छोटा सा ट्रिक बना रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक। गामा की एक्स, ठीक है, ओहो, गामा की एक्स यू भी, ठीक है, सीखने के लिए, ठीक है, आई, इसी के ऊपर मैं लिख देता हूं अब इस लाल कलर से, ठीक है, आई एम रेडी, आई एम रेडी, या रुक जाइए, आई एम रेडी, ऐसे मैंने कर दिया। अब ये सर क्या है, ये गामा की
गामा की XUV सीखने के लिए आई एम रेडी का मतलब क्या हुआ? देखिए गामा क्या होता है, ये दिखाता किसको? गामा किरण को। गामा किरण को। एक्स दिखाता है किसको? एक्स किरण को। एक्स किरण को। यू जो दिखाता है अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें। और ये जो वी है इसको हम कहते हैं विजिबल रेस यानी दृश्य तरंगे। दृश्य तरंगे। ये सीखने के लिए का कोई सेंस होता नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आई से होता है इंफ्रारेड यानी अवरक्त, क्या बोलते हैं इसको? अवरक्त। और साथ साथ में ये जो है, ये जो होता है क्या होता है? माइक्रो, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे। और ये होता है क्या? आर। आर फॉर होता है रेडियो तरंगे। क्या होता है जी? रेडियो तरंगे। तो ये जो है 7 वेव होते हैं, 7 तरंगे होती हैं। और ये जो लिखने का क्रम है, जिस ट्रिक पे मैंने इसको सेट किया है, ये जो होता है आपके तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी क्रम में यहाँ पर आपके सामने ये पिक्चर बना हुआ होगा। पहले गामा किरण, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, उसके बाद बीच में इनविजिबल हो गया, साथ साथ में उसके बाद क्या है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, और साथ साथ में क्या है? रेडियो वेव है। तो ये 7 हैं और इन 7 के बारे में हमें पढ़ना है और यही पढ़ेंगे और यही पढ़ के जो है हमारा चैप्टर समाप्त भी हो जाता है। इसके अलावा हमारे सामने कुछ रहेगा भी नहीं। यहाँ देखिए सबसे पहले हम एक एक को करेंगे। गामा किरणें। गामा किरणें की आवृत्ति जो होती है, वो 3 × 10 के पावर 22 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10 के पावर 18 हर्ट्ज तक। तरंगदैर्घ्य का है 10 के पावर 14 से लेकर 10 के पावर में 10 मीटर तक। उत्पादन कहाँ कहाँ उत्पादन होती है? रेडियो एक्टिव विखंडन से उत्पादन होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं से होती है। एक का गुण क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट पर क्रिया कराना, प्रदीप्त, स्फुटिविधि, भेदन क्षमता उच्च होती है इसकी। साथ साथ में इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? नाभिक की संरचना के अध्ययन में, कैंसर के इलाज में, यानी इतना इसका उपयोग होता है। बात समझ में आ गया? चलिए अगले बढ़ते हैं और अगला हमारा क्या है? एक्स किरणें हैं। एक्स किरणें में आवृत्ति देखिए, आवृत्ति यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, इसको पढ़िए। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का ये है सीमा तरंगदैर्घ्य का। इसका उत्पादन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनों के उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातु से टकराने पर होता है। साथ साथ में इसका जो गुण होता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर क्रिया भेदन क्षमता उच्च होता है। और साथ साथ में उपयोग में देखिए चिकित्सा में, इंजीनियरिंग में, जासूसी में और अनुसंधान कार्यों में भी होता है, यानी रिसर्च कार्यों में भी इसका जो है उपयोग होता है। बात समझ में आ गया? तो इतना हो गया किसके बारे में? इसके लिए। अब यहाँ पर अगला देखते हैं परावैंगनी किरणें। ये क्या भाई? परावैंगनी किरणें हैं। और परावैंगनी किरणें में देखिए आवृत्ति जो है इसका रेंज दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य का दिया हुआ है। साथ साथ में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने पर सूर्य से, ठीक है, साथ साथ में बिल्डिंग में जो चिंगारी उत्पन्न होती है वो, यानी कहाँ कहाँ से उत्पादन होता है। देखो इसमें कुछ समझाना नहीं है भाई, इसमें पूरा का पूरा मैंने हर एक चीज डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। बहुत ज़्यादा इसे धीमे धीमे मैं डिस्क्राइब करके आपका समय नहीं खाना चाहता हूँ, तो इसको जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं। उपयोग देखिए जल शोधक में, परावैंगनी लैंपों में, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था में, ये सारी इसका उपयोग है। नकली दस्तावेज तथा उंगली के निशान, ये सब को पता लगाने में। वहीं पर आ जाइए जिसको हम कहते हैं विजिबल रेज, विजिबल लाइट या विजिबल रेज भी कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का मतलब क्या होता है? जो हम लोग सामान्य तरीके से श्वेत प्रकाश पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? श्वेत प्रकाश पढ़ते हैं, श्वेत प्रकाश, इसी को हम क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश कहते हैं। साथ साथ में तरंगदैर्घ्य इसका देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक है। उत्पादन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक लाने में, ठीक है। गुण जो है परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सब होता है, ये सब जानते हैं। इसके बारे में तो सबसे ज्यादा पढ़े हैं और आने वाला चैप्टर जो अगला चैप्टर होगा इसी के बारे में तो पढ़ेंगे आप। किरण प्रकाशिकी सबसे बड़ा चैप्टर अभी तक पार्ट 2 का होगा, ठीक है। यहाँ देखिए अवरक्त किरणें, इसको हम इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रारेड में आवृत्ति यहाँ से यहाँ तक होती है, तरंगदैर्घ्य ये वाली होती है। साथ साथ में उत्पादन उच्च ताप वाली वस्तुओं से, ठीक है, अणुओं में परमाणुओं के कंपन से, इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे से परमाणु जाने पर। उपयोग धुंध के आर पार देखने में, रिमोट नियंत्रक प्रभाव में, वातावरण के, ये सब वॉटेवर ऊपर, ठीक है। उसके अलावा अगला हमारा टॉपिक क्या है? सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे में आवृत्ति देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तरंगदैर्घ्य देख लीजिए, और उत्पादन नवनिर्मित नालिका द्वारा, मैग्नेट्रॉन वाल्व द्वारा और गन डायोड द्वारा, ठीक है। उसका उपयोग कहाँ होता है? विमान के संचालन में, रडार में, उपग्रह में यानी सैटेलाइट में, माइक्रोवेव ओवन में होता है, ठीक है। इसमें होता है सूक्ष्म तरंगे।
सूक्ष्म तरंगे के बाद में एक अंतिम होता है क्या आपका रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे में देखिए आवृत्ति है इसकी कहाँ से कहाँ तक ले, और तरंगदैर्घ्य देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है, साथ साथ में उत्पादन एलसी परिपथ में, ठीक है, और उपयोग रेडियो में, टेलीफोन में, उपग्रह में, टेलीविजन में, यानी जो लास्ट के दोनों हैं ये बेसिकली कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है ज्यादातर, ठीक है ना। तो फिलहाल ये सारा चीजें समाप्त होता है और आज के इस लेक्चर को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी लेक्चर में चीजें डिलीवर की गई हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो आप चीजों को बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। हाँ, 7वें चैप्टर का और 8वें चैप्टर का तो कुछ भी छूटा नहीं है। 7वें चैप्टर का जो भी टॉपिक्स हम लोग छोड़ते हैं जानबूझ के या समय के नजाकत को देखते हुए, ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक किसी भी क्लास में आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, किसी न किसी क्लास में वो टॉपिक कराया जाता है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको पहले करा दिया जाता है कि आप उसको देख लें, और उसके बाद जब हम लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर लेके आते हैं तो बचे खुचे टॉपिक को वहाँ पर हम अच्छे से निपटा लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आ गया। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।